अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनकर रूह कांप जाती है। बहरा रोम एक बार फिर से तारकीन वतन के लिए कब्रिस्तान बन गया है। लीबिया के साहिल के करीब एक कश्ती लापता हो चुकी है। दर्जनों जिंदगियां खतरे में हैं और सिर्फ एक शख्स के जिंदा बचने की इतला सामने आई है। और ये कोई पहली खबर नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि इस कश्ती के साथ हुआ क्या, इसमें कौन कौन लोग सवार थे और इस खबर के पीछे छुपी वो हकीकत जो अक्सर नज़रों से ओझल रहती है। वीडियो अगर आपको मालूमाती लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स के जरिए अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। नाज़रीन, हम हर दूसरे दिन तारकीन वतन की कश्ती डूबने की इतला सुनते रहते हैं। एक और बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सिलसिला रुक नहीं रहा। बहरा रोम से एक ऐसी इतला आ रही है जिसे सुनकर दिल खून के आंसू रोता है। लीबिया के साहिल के करीब एक कश्ती लापता हो चुकी है और 116 अफराद के बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो समंदर में डूब गए हैं। सिर्फ एक शख्स की जिंदा बचने की खबर आई है। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कश्ती लीबिया के शहर जवारा से रवाना हुई थी और 18 दिसंबर को समंदर में राब्ता मुनक़ता हो गया। बाद में एक NGO ने मदद की कॉल मौसूल होने की तस्दीक की, लेकिन ख़राब मौसम और ऊंची लहरों और बर वक्त रेस्क्यू ना पहुंचने की वजह से हालात काबू से बाहर हो गए। लीबिया रिव्यू और GB न्यूज़ जो कि UK की है, उसके मुताबिक एक वाहिद शख्स जिंदा बच पाया। उसे बाद में माहीगीरों ने निकाला और उसके बयान के मुताबिक कश्ती में सवार लोग कई दिनों से भूखे, खौफजदा और शदीद जहनी दबाव में थे। जैसे ही मौसम खराब हुआ, ये सफ़र एक लम्हे में मौत के सफ़र में बदल गया। अब यहाँ एक नहायत हसास नुक्ता है जिसमें आपको ये बहुत ही ज़रूरी बात बताई जा रही है। बाज़ गैर सरकारी ज़राए और सोशल मीडिया में ये बात भी गर्दिश कर रही है कि इस कश्ती में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 47 अफराद भी सवार थे। तो ये उन खबरों में जो शाया हुई या ऑन एयर हुई, उनमें इनका कोई फिगर नहीं दिया गया। ये बाद में जो सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं KPK से, पिशावर से, इनमें बताया जा रहा है कि 43 लोग जो थे पाराचनार से और 4 जो हैं वो पिशावर से थे, जो कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी अफराद इस कश्ती में सवार थे। इस दावे की अभी तक किसी पाकिस्तानी सरकारी इदारे, किसी सफारत खाने या किसी बैनुल अक़वामी मुस्तंद ज़राए ने तस्दीक नहीं की, इसलिए इसे गैर मुसद्दका इतला कहा जा रहा है, ख़त्मी दावा नहीं है। ये मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत गर्दिश कर रही है ये खबर। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि UK में बैठकर जब हम गैर कानूनी इमिग्रेशन की बात करते हैं और सुनते हैं कि लॉ बदल गया, ILR ये हो गया, तो अमूमन बहस जो है वो होटलों, डिटेंशन सेंटर्स, डिपोर्टेशन पॉलिसियों तक महदूद हो जाती है। लेकिन उन खबरों के पीछे असल कहानी वो इंसान होते हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर समंदर के हवाले हो जाते हैं। कोई भी शख्स शौकिया इस रास्ते का इंतखाब नहीं करता, ये सब मानते हैं। हालात जो हैं वो मजबूर करते हैं, लेकिन ये कोई एडवेंचर नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये मजबूरियों का, कर्जों का और उम्मीदों का सफ़र आपने बना लिया है। लेकिन ये भी तो सोचें कि इसके खतरात कितने होंगे, इसका अंजाम क्या निकलता है। UK में रहने वालों के लिए इस खबर का एक पहलू ये भी है कि क्योंकि ऐसे वाक़यात हुकूमत को मज़ीद सख्त इमिग्रेशन कवानीन और क्रैकडाउन का जवाब पेश करते हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये जो कश्ती है ये लीबिया से रवाना हुई थी इटली के लिए और इटली के रास्ते फिर वो यहाँ पहुँचती है। सिर्फ पिछले चंद माह की जो फिगर्स हैं, आप ये कह लें कि 1 जनवरी 2025 से लेकर अब दिसंबर के आखिर तक 1000 लोग कश्तियाँ डूबने से, जिनकी कोशिश थी कि वो किसी रास्ते से यहाँ UK और यूरोप में दाखिल हो जाएं। 1000 लोग कितनी बड़ी तादाद है, किसी दुनिया के बड़े हादसे में आप उठाकर देख लें, इतनी बड़ी फिगर नहीं होती। और लोग जानते हैं कि इसमें 90% तक तो रिस्क ही है, इसके बावजूद लोग ऐसा करते हैं। और फिर इसके जो असरात हैं बराह रास्त उन लोगों पर पड़ते हैं जो कानूनी तरीके से UK वगैरह या यूरोप में रहने आए हैं या रहने की अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि UK हुकूमत जो है वो गैर कानूनी क्रॉसिंग्स, जिसे हम बोट क्रॉसिंग्स के नाम से जानते हैं, इतनी सख्त पॉलिसियाँ लेकर आ रही हैं। डिपोर्टेशन सेंटर्स हों या
ہوم آفس کے نئے اختیارات ہوں، ہر خبر کے بعد ایک سخت قدم سامنے آتا ہے اور ایسے سمندری حادثات ان پالیسیوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہی موجب بنتے ہیں ان چیزوں کا۔ اب ذرا اس پہلو پر بھی بات کریں جس پر ہم لوگ کھل کر بات نہیں کرتے، انسانی اسمگلرز جو لوگوں کو یہ خواب دکھاتے ہیں کہ بس ایک کشتی، چند دن کا سفر اور پھر یورپ کی سرزمین اور ڈالرز اور پاؤنڈز کی بارش۔ یہ نہیں پتا کہ وہاں پر حالات کیا چل رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان اسمگلرز کے لیے یہ لوگ صرف ایک نمبر ہوتے ہیں، ایک سیٹ، ایک کرایہ اور ایک پیسے کا ذریعہ، بس کشتی میں چھوڑا اور اس کے بعد ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ جو واحد شخص بچا ہے اس حادثے میں، اس کا بیان اسی تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کشتی میں موجود جو لوگ نہ صرف بھوکے تھے بلکہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مدد کب آئے گی اور کہاں سے آئے گی بھی یا نہیں۔ اب اگر واقعی آنے والے دنوں میں یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ اس کشتی میں پاکستانی شہری بھی سوار تھے تو یہ خبر صرف لیبیا یا یورپ کی نہیں رہے گی، یہ پاکستان میں بھی قیامت کا منظر پیش کرے گی جب ان گھروں تک پہنچے گی جن کے لوگ اس میں سوار تھے۔ کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کی پوری فیملی ہوگی اور کسی کے رشتہ دار ہوں گے۔ اس میں کتنے گھروں میں قیامت آئے گی۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک غیر مصدقہ اطلاعات ہیں پاکستانیوں کی۔ صرف سوشل میڈیا پر پوسٹیں چل رہی ہیں لوگوں کی جو بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے جو لوگ تھے یہ پاکستان سے تھے۔ ابھی تک اس کا سرکاری طور پر کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا کیونکہ 116 میں سے صرف ایک زندہ بچا ہے اور وہ بھی ابھی 2-3 دن پہلے نکالا گیا ہے۔ 18 دسمبر سے لے کر 25 دسمبر تک کوئی بھی پتہ نہیں تھا وہ بیچارہ کس حال میں تھا، کہاں تھا، ماہی گیروں نے کیسے بچایا اس کو، ابھی تک کوئی، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اپنی حالت اتنی خراب ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا، اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کوئی اس کا بیان سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ خود کہاں سے ہے، کتنے لوگ تھے، اس کے ساتھی کتنے تھے، کہاں سے تھے، یہ سب باتیں تو تب سامنے آئیں گی جب وہ بولنے کے قابل ہوگا۔ لیکن انتہائی افسوسناک چیز ایک بار پھر ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اللہ بہتر کرے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیع کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔